अब हम बात करते हैं कार्सिनोइड के बारे में। तो नया टर्म जो है वो है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर छोटा टर्म जो है वो आपका कार्सिनोइड आता है। एक्चुअल में सम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर प्रोड्यूस सम केमिकल मीडिएटर्स जिनके कारण सिम्टम्स आते हैं जैसे कि डायरिया, फ्लशिंग, पाल्पिटेशंस। उनको हम बात करते हैं कार्सिनोइड। ओके, तो ऐसा न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो कि केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करवा के उनके कारण सिम्टम्स कॉज करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोइड। ये ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं कार्सिनोइड्स? ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ कल्चिस्की। और ये सेल्स ऑफ कल्चिस्की लोकेटेड होते हैं इन द डीप ऑफ द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। मोस्ट कॉमन सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है कार्सिनोइड्स के साथ वो होता है आपका जीआईटी फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी फॉलोड बाय जेनाइटो यूरिनरी। जीआईटी के अंदर भी कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है? वो होता है आपका मिडगट फॉलोड बाय हाइंडगट फॉलोड बाय फोरगट। ये एनाटॉमिकल मिडगट फोरगट की बात चल रही है, ठीक है। तो फिर अब हम बात करते हैं कि जो मिडगट के सेल्स होते हैं अगर उनके अंदर कार्सिनोइड हो गया तो उसको हम बोलते हैं अर्जेंटेफिनोमा। क्यों अर्जेंटेफिनोमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिडगट के जो सेल्स होते हैं अर्जेंटेफिन सेल्स, दे टेक अप द सिल्वर स्टेन। ओके, दे टेक अप द सिल्वर स्टेन्स। तो वही जो फोरगट के सेल्स होते हैं ये भी सिल्वर स्टेन लेते हैं, लेकिन ये सिल्वर स्टेन तभी लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर इनके सेल्स को हम अर्गायरोफिलिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि जीआईटी के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। तो जीआईटी के अंदर मोस्ट कॉमन साइट है आपकी आइलियम फॉलोड बाय अपेंडिक्स फॉलोड बाय रेक्टम फॉलोड बाय स्टमक। तो जैसे स्टमक पे एंड करते हैं वैसे अब स्टमक के कार्सिनोइड की हम बात करते हैं। तो स्टमक या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोइड आपके तीन टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। टाइप 2 इज एसोसिएटेड विद मेन 1 सिंड्रोम। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों बिनाइन कंडीशन है, दोनों बिनाइन कार्सिनोइड्स है। तो वही जो टाइप 3 है ये स्पोरैडिक होता है, ये बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। इस पर सवाल आपको यही पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोइड हैज मैलिग्नेंट पोटेंशियल, दैट इज टाइप 3 कार्सिनोइड। फिर हम बात करते हैं आपके रेस्पिरेटरी कार्सिनोइड के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेकंड मोस्ट कॉमन सिस्टम एसोसिएटेड विद कार्सिनोइड्स। जहां पर अगर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी कार्सिनोइड जो होता है वो आपका बेनाइन एडिनोमा होता है। कौन सा होता है? ब्रोंकियल एडिनोमा। तो वही 10% जो होते हैं आपके रेस्पिरेटरी कार्सिनोइड वो मैलिग्नेंट भी होते हैं। और ये जो मैलिग्नेंट आपके रेस्पिरेटरी कार्सिनोइड्स होते हैं दे आर अटिपिकल कार्सिनोइड्स। अटिपिकल क्यों? क्योंकि इन दिस क्रोमोग्रानिन ए नेगेटिव होते हैं, सेरोटोनिन नेगेटिव होते हैं, Ki67 बढ़ा हुआ होता है और NCAM1 पॉजिटिव होता है। इन चार चीजों के कारण जो 10% रेस्पिरेटरी कार्सिनोइड मैलिग्नेंट होते हैं उनको हम एटिपिकल कार्सिनोइड के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कार्सिनोइड जीआईटी के कार्सिनोइड्स के बारे में अच्छे से। तो देखो जीआईटी के कार्सिनोइड्स का ना एक टेंडेंसी होता है टू रिलीज द केमिकल मीडिएटर्स लाइक सेरोटोनिन। और ऐसे सेरोटोनिन जैसे मॉलिक्यूल जब पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के अंदर जाता है देन दे आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, लाइक सेरोटोनिन इज कन्वर्टेड इनटू 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। अब ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा और सिम्टम्स कॉज करवाएगा। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम होता क्या है? कार्सिनोइड सिंड्रोम is basically the group of symptoms due to the chemical mediators in the systemic circulation produced by the carcinoid, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन साइट जो होती है आपकी कार्सिनोइड सिंड्रोम की वो जीआईटी होती है। लेकिन आप ये याद रखें कि कोई भी एक नॉर्मल जीआईटी का कार्सिनोइड कार्सिनोइड सिंड्रोम कॉज नहीं कर सकता। कोई भी एक नॉर्मल जीआईटी का कार्सिनोइड कार्सिनोइड सिंड्रोम को जो है कॉज नहीं कर सकता। फॉर जीआईटी कार्सिनोइड टू कॉज द कार्सिनोइड सिंड्रोम दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एक तो वो जीआईटी कार्सिनोइड जो है मैलिग्नेंट होना चाहिए और दूसरा उस जीआईटी कार्सिनोइड की लिवर के सेकेंडरीज होने चाहिए मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, तो मैंने बताया फॉर एनी जीआईटी कार्सिनोइड टू बी हैविंग कार्सिनोइड सिंड्रोम दो चीजें पॉसिबल होनी चाहिए। एक तो वो जीआईटी कार्सिनोइड मैलिग्नेंट होना चाहिए और दूसरा उसके पास कैंसर होना चाहिए विथ लिवर सेकेंडरीज मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। ठीक है जी, तभी जाके वो जीआईटी कार्सिनोइड जो है कार्सिनोइड सिंड्रोम कर पाएगा। जो दूसरे आपके कार्सिनोइड्स होते हैं जो कि कार्सिनोइड सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं दे आर जेनाइटो यूरिनरी कार्सिनोइड एंड रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोइड। इन दोनों जेनाइटो यूरिनरी और रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोइड को बेसिकली लिवर सेकेंडरीज की जरूरत नहीं पड़ती टू कॉज कार्सिनोइड सिंड्रोम। और जीआईटी के अंदर भी आप ये याद रखें कि जीआईटी के अंदर भी कार्सिनोइड सिंड्रोम जो है इट इज मेनली सीन इन मिडगट, क्योंकि ये ज्यादातर केमिकल मीडिएटर्स को ज्यादा रिलीज करते हैं। फोरगट और हाइंडगट के अंदर उतना कार्सिनोइड सिंड्रोम जो है आपको नहीं देखने को मिलता। फिर हम बात करते हैं आपके सिम्टम्स के बारे में। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो फ्लशिंग होता है, पेन एंड डायरिया। ये सेरोटोनिन नामक केमिकल मीडिएटर के कारण आपको देखने को मिलता है। हिस्टामिन के कारण आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलता है जैसे कि टैकेप्निया, स्ट्राइडर, वीज एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
जो कार्डियक सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम वेसोमोटर सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन एंड हाइपरटेंशन, ये आपको सब्सटेंस पी टैकिकाइनिन्स नामक के केमिकल मीडिएटर के कारण देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट ऐसी डाइट लेता है जो कि हाई है ट्रिप्टोफैन में, मतलब रेड वाइन लेता है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है, तो जो सिम्टम्स होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जैसे कि पेलाग्रा लाइक कंडीशन जिसमें नियासिन डेफिशिएंसी होती है, डर्माटाइटिस आपको देखने को मिलता है। ये तब होता है जब आपका जो बंदा है वो हाई डाइट ले रहा है इन द ट्रिप्टोफैन। हार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है? सब एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है, और ये सब एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस आपके राइट साइड में ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। इसीलिए राइट साइड की सारी वैल्व्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कार्सिनोइड के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है आपके कार्सिनोइड के लिए वो होता है SRS, दैट इज सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सेंसिग्राफी। सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सेंसिग्राफी बेसिकली क्या है? एक रेडियो आइसोटोप स्कैन है, जिसके अंदर हम सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स को यूज करते हैं अलोंग विद इनिडियम 111। और ये बेसिकली आपके जो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स होंगे ये कहां पर जाएंगे? सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स पे जाएंगे, उन पे बैठेंगे अलोंग विद दिस रेडियो आइसोटोप, और फिर आपको जो है गैमा कैमेरा के थ्रू दिख जाएगा कि कहां पर सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर है। ओके, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग जिनको हम यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज ऑक्ट्रियोटाइड, पेंटेट्रॉइड एंड डोटाटेट, ओके, कंबाइंड विद इनिडियम 111। तो आप क्या करते हो? आपने सिटी स्कैन लिया और सिटी स्कैन पे पता चला आपके लिवर में यहाँ पर जो है बेसिकली एक ट्यूमर है, आपको ये पता चल गया। तो अब आपको ये ढूंढना है कि क्या ये जो ट्यूमर है कार्सिनोइड है या फिर कार्सिनोइड नहीं है। तो आपने ये बेसिकली SRS करवाया। SRS से आपको कैमरा के थ्रू दिख गया कि यहाँ पर भाई बेसिकली आपका कहीं तो एक लोकेशन है जहां पर क्या है? सोमैटोस्टेटिन रिसेप्टर पॉजिटिव है। दोनों इमेजेस को आपने कंबाइन किया और आपको ये मिल गया वो फोकाई, वो पॉइंट जहां पर कार्सिनोइड है। ठीक है, तो ये होता है आपका SRS, दैट इज सोमैटोस्टेटिन रिसेप्टर सिंसिग्राफी। ठीक है, जो दूसरा स्कैन हम यूज कर सकते हैं सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सेंसिग्राफी की जगह पर, वो है आपका गैलियम 68 डोटाटेट पेट MRI स्कैन, जो हम यूज कर सकते हैं SRS की जगह पर। ओके, लेकिन इंडिया के अंदर हम ज्यादातर आपके SRS को यूज करते हैं, इसलिए कार्सिनोइड के लिए आप याद रखिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो SRS ही है। फिर हम बात करते हैं कि अगर SRS आपका नेगेटिव आता है तो फिर आपको MIBG स्कैन करना होता है। MIBG स्कैन ज्यादातर जो है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर पढ़ोगे, लेकिन अगर SRS आपका नेगेटिव आता है तो फिर आप MIBG स्कैन जो है करा सकते हो। CCT का उतना कुछ यूज होता नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि स्टेलेट और स्पोक व्हील पैटर्न देखने को मिलता है ड्यू टू डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन ऑफ द मेजेंट्री, लेकिन उतना रोल आपके CCT का नहीं होता कार्सिनोइड के अंदर। ट्यूमर मार्कर्स कौन से होते हैं? तो यूरिन में जो ट्यूमर मार्कर होता है आपके कार्सिनोइड का वो होता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। सिमिलरली ब्लड के अंदर जो आपके कार्सिनोइड के 3 ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो होते हैं सिनेप्टोफाइजिन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज एंड क्रोमोग्रेनिन ए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली कार्सिनोइड जो है ये रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर है, तो इसलिए रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं रहेगा आपके पूरे ट्रीटमेंट के अंदर। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप करते हो वाया सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स, जैसे कि ऑक्ट्रियोटाइड, लैंड्रियोटाइड एंड टेलोट्रिस्टैट। इसमें से जो ऑक्ट्रियोटाइड और लैंड्रियोटाइड होते हैं ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं जो कि केमिकल मीडिएटर्स यूज करते हैं सिम्टम्स लाने के लिए। और टेलोट्रिस्टैट जो होता है ये बेसिकली आपकी प्रोडक्शन को ही रोक देता है केमिकल मीडिएटर्स के। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी, तो यहाँ पर जो कीमोथेरेपी होती है सिर्फ और सिर्फ एडजवेंट होती है, इट इज नॉट क्यूरेटिव। इसलिए आपके कीमोथेरेपी को सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के बाद हम यूज करेंगे, क्योंकि ये क्यूरेटिव तो है नहीं। और कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग्स हम यूज करते हैं दे आर स्ट्रेप्टोजोसिन प्लस 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल की जगह पर हम जो है एड्रियामाइसिन को भी यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखो, अगर आपका कार्सिनोइड का जो साइज है, कार्सिनोइड ट्यूमर का जो साइज है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो फिर बेनाइन कंसिडर करके उसका लोकल एक्सीजन आप कर दो। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो बेनाइन कंसिडर करके उसका लोकल एक्सीजन कर दो। अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको कैंसर कंसिडर करो और उसका रेडिकल एक्सीजन सर्जरी करो, और साथ में नोड्स को भी रिमूव करो। और साथ में क्या करो आप? नोड्स को भी रिमूव कर दो। मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो कैंसर कंसिडर करो, रेडिकल एक्सीजन करो अलॉन्ग विथ नोड रिमूवल। अगर वो बीच में लाई करता है 1 to 2 सेंटीमीटर, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। अगर ग्रेडिंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो आप ग्रेडिंग करिए। अगर ग्रेडिंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है और साइज 1 to 2 सेंटीमीटर के बीच में है तो फिर कैंसर समझ के रेडिकल एक्सीजन कर दीजिए। अगर ग्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर आप ग्रेडिंग करिए। इसमें 3 ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जब आप हिस्टोपैथ पे देखोगे तो ग्रेड 1 इज वेल डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 2 इज मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड ग्रेड 3 इज एनाप्लास्टिक। ओके, ग्रेड 1 के अंदर माइटोटिक इंडेक्स लेस देन 2 होता है, ग्रेड 2 के अंदर माइटोटिक इंडेक्स 2 to 10 होता है, और ग्रेड 3 के अंदर माइटोटिक इंडेक्स मोर देन
10 होता है पर हाई पावर फील्ड। फिर हम बात करते हैं KI67 की, अगर बात करते हैं तो ग्रेड 1 के अंदर इट इज लेस देन 3%, ग्रेड 2 के अंदर इट इज 3 to 20%, एंड ग्रेड 3 के अंदर इट इज मोर देन 20%। और नेक्रोसिस सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड होता है विद ग्रेड 3। अब जब आप ग्रेडिंग कर दोगे तो अगर ग्रेड 1 के अंदर कैटेगरी में आता है तो फिर आप उसको बेनाइंग कंसिडर करके लोकल एक्सीजन करो, और अगर मेलेग्नेंट की कैटेगरी में आता है, मतलब ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में आता है, तो फिर आप रेडिकल एक्सीजन करो फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स। अब ये सब तो हाँ, और आप सेफ मार्जिन कितनी रखोगे रेडिकल एक्सीजन के अंदर, वो याद रखें 2 सेंटीमीटर रखना है। इसोफेगस कैंसर में आप सेफ मार्जिन रखते थे 10 सेंटीमीटर, स्टमक एंड कोलन कैंसर के अंदर आप रखते हो 5 सेंटीमीटर, और कार्सिनोइड के अंदर आप रखते हो 2 सेंटीमीटर। अब ये सारी तो बात कर ली कि बॉडी में कहीं भी कार्सिनोइड हो आपको इस तरीके से ट्रीट मत करना है सर्जिकली। लेकिन अपेंडिक्स के अंदर अगर कार्सिनोइड होगा ना तो आपके पास दो ही टाइप की सर्जरीज होती है, अपेंडिसेक्टोमी एंड राइट हेमिकोलेक्टोमी। ये दो सर्जरीज होती है आपके पास। इसमें से अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर की साइज का कार्सिनोइड है तो फिर अपेंडिसेक्टोमी करो, मोर देन 2 सेंटीमीटर साइज का अगर है तो राइट हेमिकोलेक्टोमी करो, और अगर बीच में लाया कर जाता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में समझते हैं। अगर साइज आपके कार्सिनोइड का इन द अपेंडिक्स 1 to 2 सेंटीमीटर है तो फिर आपको क्या करना है, देखिए ये आपका अपेंडिक्स है और यहां पर आपका सीकम है। तो अगर मान लीजिए फ्रॉम दिस बेस अगर 2 सेंटीमीटर के अंदर, फ्रॉम दिस बेस अगर 2 सेंटीमीटर के अंदर कार्सिनोइड है, फ्रॉम दिस बेस अगर 2 सेंटीमीटर के अंदर कार्सिनोइड है तो फिर आपको राइट हेमिकोलेक्टोमी करनी। क्या करनी है आपको? राइट हेमिकोलेक्टोमी करनी है। दूसरा, अगर मिजेंट्री इन्वॉल्व हो जाती है, अगर इस कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर, सॉरी कार्सिनोइड सिंड्रोम नहीं, इस कार्सिनोइड ट्यूमर के अंदर सिर्फ अपेंडिक्स नहीं मिजेंट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर भी आपको राइट हेमिकोलेक्टोमी करनी है। दो कंडीशंस जिसमें आपको राइट हेमिकोलेक्टोमी करनी है, अगर बेस से सिर्फ 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर इसी डिस्टेंस में अगर आपका कार्सिनोइड है या फिर अगर मिसेंट्री इन्वॉल्व है तो फिर आपको राइट हेमिकोलेक्टोमी करनी है। दूसरी चीज, अगर 2 सेंटीमीटर से दूर, ओके फ्रॉम द बेस अगर 2 सेंटीमीटर से दूर आपका ये है, क्या बोलते हैं उसे, कार्सिनोइड ट्यूमर है, तो फिर आप अपेंडिसेक्टोमी करोगे। क्या करोगे? आप अपेंडिसेक्टोमी करोगे। तो अगर यहाँ पर टिप पे हुआ तो फिर आप अपेंडिसेक्टोमी करोगे, अगर एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे रहा तो भी आप अपेंडिसेक्टोमी करोगे। तो ये आपको करना होता है अगर 1 to 2 सेंटीमीटर साइज रही कार्सिनोइड की। ठीक है, फिर बात करता है कि लिवर सेकेंडरी जो होते हैं वो आपकी कार्सिनोइड के ऑपरेबल होते हैं। देखो सारे के सारे जीआईटी के जो भी सेकेंडरीज होंगे लिवर के अंदर वो इनऑपरेबल होता है, एक्सेप्ट फॉर द सेकेंडरीज ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर लाइक कार्सिनोइड एंड कोलोरेक्टल कैंसर। इन दोनों के जो आपके लिवर सेकेंडरीज होते हैं दे आर ऑपरेबल। अब नया एक ट्रीटमेंट आया है जिसमें ल्यूटेशियम 177 डोटाटेट, इसको हम यूज करते हैं। ये बेसिकली अटैच करेगा टू द रिसेप्टर ऑफ सोमेटोस्टेटिन, क्योंकि डोटाटेट क्या है, ये सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर एनालॉग है, तो ये तो जाके आपके रिसेप्टर फॉर सोमेटोस्टेटिन से अटैच कर जाएगा। और जो इसके साथ ये ल्यूटेशियम आपने दिया हुआ है, ये ल्यूटेशियम क्या करता है, इंक्रीज बीटा इमिशन करता है। ओके, इंक्रीज बीटा इमिशन करता है। तो जब ये डोटाटेट के साथ सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर पे जाएगा तो ये बीटा इमिशन से कार्सिनोइड को खत्म कर देगा। ठीक है, दिस इज अप्रूव्ड फॉर जीआईटी कार्सिनोइड्स जो कि मैलिग्नेंट होते हैं एंड फॉर एसआरएस पॉजिटिव ट्यूमर्स, जीआईटी कैंसर्स विच आर कार्सिनोइड, और दूसरा फॉर एसआरएस पॉजिटिव ट्यूमर आपका ये ल्यूटेशियम डोटाटेट वाला ट्रीटमेंट जो है अप्रूव्ड है। याद रखिए ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, इसीलिए आपको इसको जो है अमाइनो एसिड इन्फ्यूजन के साथ देना पड़ता है लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे आपके छोटे 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 लिवर के अंदर ट्यूमर दिखाई दे रहे हैं, और ये ल्यूटेशियम डोटाटेट के देने के बाद आपका है स्टेटस। ठीक है, तो यहां पर हम खत्म करते हैं। अगले के अंदर हम अगले लेक्चर में हम जो है बेसिकली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे।